जय नरवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं भारत के रक्षा मंत्रालय से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत में ही लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार बनाने की पहल को शुरू कर दिया है। यहाँ पर लक्ष्य ये है कि 450 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले एडवांस रेडार को विकसित किया जाएगा और ये कदम आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक हिस्सा होगा। टेक्नोलॉजी और क्षमताओं की बात करें तो ये रडार 4D एसर रडार होने वाले हैं और ये आधारित होंगे गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर। इससे हमें ज़्यादा पावर और रेंज मिलेगी, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस मिलेगा और उच्च दक्षता हमें देखने को मिलने वाली है। खासतौर पर एक्स बैंड रडार भी यहाँ पर शामिल होंगे और ड्रोन डिटेक्शन पर काफ़ी बड़ा फोकस होगा। ये बेसिकली छोटे ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और स्वार्म ड्रोन को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाले हैं। ऑपरेशनल खासियत की बात करें तो इनकी तैनाती तकरीबन 5,000 मीटर की ऊंचाई तक हो सकती है और ये -40 से लेकर +50 डिग्री के तापमान में भी काम कर पाएंगे, यानी पहाड़ी इलाके और रेगिस्तानी इलाके दोनों में इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कैट्स वॉरियर ड्रोन अब बड़ा AI अपग्रेड पाने वाला है। इसे मैन अनमैन टीमिंग में और ज़्यादा स्वतंत्र बनाया जाएगा, यानी इसको ऑटोनोमस कैपेबिलिटी और ज़्यादा दी जाएंगी। पहले यह सिर्फ पायलट के निर्देश पर चलने वाला था, लेकिन अब ये फैसले खुद ले सकेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि ड्रोन अब खुद दुश्मन को पहचान सकेगा, खतरे को प्राथमिकता दे पाएगा और तुरंत निर्णय लेकर हमला या बचाव कर पाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि जो ऑटोनोमस ऑपरेशन है उनमें ये ड्रोन ज़्यादा स्वतंत्र होगा और ज़्यादा अच्छे से मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा, यानी हर समय फाइटर जेट पर इसको निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आधुनिक युद्ध में जो जैमिंग है वो बहुत आम हो चुकी है, कम्युनिकेशन टूट सकता है, इसलिए ड्रोन को खुद काम करने के लायक बनाया जा रहा है। अब नेविगेशन की बात करें तो ये सिर्फ GPS पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि इसमें विजुअल स्लैम और टेरेन मैचिंग जैसी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, यानी ड्रोन ज़मीन देखकर खुद रास्ता ढूंढ सकेगा। और यही कारण है कि कैट्स वॉरियर को लेकर इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। INS विक्रांत के बाद भारत इस समय INS विशाल नाम का अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी कर रहा है, जो कि तकरीबन 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और ये संभवतः INS विक्रांत से काफ़ी बड़ा होने वाला है। अभी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टेज में ये पूरा प्रोग्राम है और उसमें हमें कुछ प्रगति देखने को मिली है। अगर हम कुछ बड़े बदलावों की बात करें तो ये पहला भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो मैन अनमैन टीमिंग पर आधारित होगा। इसमें स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैटर व्हीकल जैसे कि घातक हो गया वो शामिल होंगे, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन देखने को मिलेंगे, लॉयल विंगमैन ड्रोन देखने को मिलेंगे और ये ड्रोन्स लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर काम करेंगे। इसका फायदा ये होगा, ज़्यादा सर्विलेंस, ज़्यादा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और पायलट की जान का जोखिम काफ़ी कम होगा। यहाँ पर DRDO की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि DRDO और ADA के जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो इस प्रोजेक्ट की नींव हैं। नेवल यूकैव हो गया, ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम हो गए, इन पर तेज़ी से काम चलाया जा रहा है। भविष्य में हमें जो 5th जनरेशन या फिर टेडवीएफ जैसे प्लेटफॉर्म है उनके साथ ये ड्रोन इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते नजर आने वाले हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। शॉर्ट टर्म में फिलहाल INS विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप हमें देखने को मिलेगी और लॉन्ग टर्म में INS विशाल को रखा गया है, जो कि भारत का सबसे एडवांस कैरियर होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जयम ऑटोमोटिव्स को लेकर। जयम ऑटोमोटिव ने एरोडेफ इंडिया 2026 में 180 हॉर्स पावर का स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एयर व्हीकल इंजन लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है विदेशी इंजनों पर हमारी निर्भरता को कम करना। ये 2.2 लीटर वाला 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो कि 180 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। ऑपरेशनल क्षमता की बात करें तो ये 32,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है और इसमें CRDI सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें डुअल रिडंडेंट फेडेक्स सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। प्रदर्शन की बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड के जो अनमैन एयर व्हीकल हैं उनके लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे हमें 24 से लेकर 30 घंटे का एंड्योरेंस टाइम देखने को मिलेगा। अच्छी खासी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी उनके अंदर देखने को मिलेगी और फ्यूल एफिशिएंसी को भी यहाँ प्राथमिकता दी गई है, यानी ये जो ड्रोन होंगे वो हल्के होंगे और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होंगे। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल टपस BS-201 में किया जा सकता है या फिर आर्चर NG में भी इसका यूज़ होता हमें नज़र आ सकता है, जो कि काफ़ी कैपेबल ड्रोन माने जाते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मोस ER यानी एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल बना रहा है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर होने वाली है। इसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के लिए मुख्यतः बनाया जा रहा है ताकि वो दूर से सटीक हमला कर सके। खासियत यह होगी कि इसकी जो टॉप स्पीड है ये मैक 3 की होगी और ये दुश्मन के क्षेत्र में कई किलोमीटर अंदर घुसकर अटैक कर सकता है, उनके एयर बेसिस, कमांड सेंटर को टारगेट बना सकता है, वो भी बिना किसी जोखिम के। ये भारत को लॉन्ग रेंज की जो स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी है ये प्रदान करेगा।
इसके अलावा प्रोजेक्ट 77 जो सबमरीन है उसके लिए इसका स्पेशलाइज्ड वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, जहां पर ब्रह्मोस ईआर का जो सबमरीन लॉन्च वर्जन वेरिएंट है इस पर काम किया जा रहा है और इसे भारत के प्रोजेक्ट 77 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो हैं उनमें लगाया जाएगा। ये फ्यूचर में इंडिया की अंडर वाटर स्ट्राइक पावर को एक बड़ा बूस्ट देंगे और आने वाले भविष्य में ये उसकी बैकबोन भी बनने वाले हैं। पहले दिक्कत ये थी कि पहले ब्रह्मोस सबमरीन वेरिएंट का टेस्ट हुआ था, लेकिन सबमरीन्स में जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है नहीं होने से इनको डिप्लॉय करने में काफ़ी समस्या आती थी, लेकिन उसको भी समाधान उसका ढूंढा जा रहा है और आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट 77 सबमरीन्स हैं, क्योंकि उनमें वीएलएस देखने को मिलने वाला है, तो ये जो मिसाइल है वो आसानी से उसमें होस्ट की जा सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के एमटीए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। भारत की महिंद्रा ग्रुप ने ब्राजील के एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक विशेष बातचीत करी है। यहाँ पर जो पार्टनरशिप है C90 मिलेनियम को लेकर ये डिस्कस करी गई है और इन एयरक्राफ्ट्स को भारत में एमटीए प्रोग्राम के अंतर्गत पेश करने को लेकर दोनों के बीच में आम सहमति बनी है। इस मीटिंग से एमटीए डील में एक नई प्रगति हमें देखने को मिली है और एक गति तेज होती नजर आई है। इंडियन एयरफोर्स को तकरीबन 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदना है और इसका उद्देश्य है पुराने AN-32 IL-76 को रिप्लेस करना, अपने एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को मॉडर्न बनाना और मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक को आसान करना। अभी तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो जारी नहीं हुआ है, जिसके जल्द आने की उम्मीद है और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आते ही जो ग्लोबल कंपटीशन है ये शुरू हो जाएगा। प्रमुख कंटेंडर्स की बात करें तो इसमें एम्ब्रेयर C90 मिलेनियम, एयरबस A400M एटलस और लॉकहीड मार्टिन C130J सुपर हरक्यूलिस कम्पीट कर रहे हैं। हालांकि कावासाकी C2 के भी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन इस पर हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि बात करें तो यहाँ पर दो ऐसे विमान हैं जिनको अब टॉप कंटेंडर माना जा रहा है। इसमें लॉकहीड C130J सुपर हरक्यूलिस और C90 मिलेनियम शामिल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर के अमेरिकी दौरे को लेकर आ रही है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने अमेरिका में जनरल केन विल्सपैक के साथ भारत अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने को लेकर चर्चा करी है। ये बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप और इंटरऑपरेबिलिटी को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी। अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें तो अमेरिकी दौरे के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कई सैन्य ठिकानों का दौरा किया है और संयुक्त ऑपरेशन, एयर डिफेंस और ट्रेनिंग पर चर्चा करी है। उन्हें F-15EX जो फाइटर जेट है उसमें उड़ान का अनुभव भी दिया गया है और दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। अब अमेरिका ने भारत की जो भूमिका है और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भागीदारी है उसकी सराहना करी है। इसके अलावा MQ-9 स्काई गार्डियन जो ड्रोन डील है इसको लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, जिसके बारे में इसी अपडेट की वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। खैर, दोनों पक्षों ने भविष्य में ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है और इसके सकारात्मक परिणाम हमें भविष्य में दिखाई पड़ सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के एक बयान को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत जल्द ही रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनेगा और दुनिया के शीर्ष देशों में भारत का नाम शामिल होगा। उन्होंने कहा कि 2024-25 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक रहा है। लखनऊ को डिफेंस नोड घोषित किया गया है, खासकर यहाँ पर आगरा और कानपुर के साथ। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप इंडियन आर्मी को सौंप दी गई है और शहर में रक्षा निर्माण से जुड़े कई छोटे बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी इस कदम की सराहना करी है। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश को एक नया डिफेंस हब के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया जाना है, तो वहीं चित्रकूट जिले में हमें एक बड़ी फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है, जहां पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, प्रोजेक्ट कुश और एडवांस रडार के साथ साथ दूसरे जो घातक वेपनरी है वो बनती नजर आएंगी। जैसे मैंने कहा कि अभी हम आगे बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो MQ-9 ड्रोन डील हुई थी इसको लेकर के। तो अमेरिका ने भारत को आश्वासन दिया है कि MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन, जिसको हम प्रेडेटर ड्रोन भी कहते हैं, इसको भारतीय वायुसेना में बिना किसी समस्या के शामिल किया जाएगा। और भारत ने अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ 31 जो आर्म ड्रोन है इनको खरीदने का लगभग $4 बिलियन का एक बड़ा समझौता किया था। अब इनकी डिलीवरी को लेकर अमेरिका ने ये कहा कि इसकी डिलीवरी जनवरी 2029 से शुरू होने की संभावना है और ये ड्रोन लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमलों के लिए उपयोग किए जाते हैं।
दिन की उड़ान क्षमता 40 घंटे की और ऊंचाई तकरीबन 40,000 फीट से अधिक होती है। अमेरिकी वायुसेना प्रमुख केंट विल्सपैक ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह सर से बात करते हुए इस पर अपडेट दी है और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल एटॉमिक के साथ लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और भारत में सपोर्ट की भी व्यवस्था करी गई है ताकि आने वाले भविष्य में भारत को इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने में, इनको मेंटेन करने में, इनका रखरखाव करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और दोनों देशों के बीच में जो सैन्य सहयोग है ये मजबूत भी होता रहे। जैसे मैंने कहा कि तेजस मार्क 2 विमान जो है इस समय काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय ये विमान इंटरनल टेस्टिंग से गुजर रहा है और बहुत जल्दी हमें इसके पहले दर्शन हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसमें एंड्योरेंस में काफ़ी बड़ा सुधार किया गया है, जहां पर मार्क 2 का जो एंड्योरेंस टाइम होगा ये 120 मिनट का होने वाला है 8 वीबीआर मिसाइल्स के साथ में, और ये मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा के 57 मिनट के एंड्योरेंस टाइम की तुलना में लगभग दोगुना है, वो भी दोगुना फायर पावर के साथ में। आपको बता दें कि यहाँ पर डिज़ाइन अपग्रेड भी किया गया है, जहाँ पर लंबा फ्यूजलाज हमें देखने को मिलता है, बेहतर कैनार्ड्स देखने को मिलती हैं, ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलती है और पावरफुल F414 इंजन देखने को मिल जाता है। हथियार क्षमताओं की बात करें तो इसमें 11 हार्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये 6.5 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है, 8 से 10 बीबीआर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और अस्त्र के साथ साथ जो विदेशी हथियार हैं वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक हिस्सा है। ये 2 घंटे तक कॉम्बैट पेट्रोल कर सकता है, बार बार शॉर्टेज की जरूरत कम होती है, टैंकर पर निर्भरता कम होगी और सुखोई 30 MKI जैसे भारी जेट पर दबाव भी कम होगा। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व ये है कि इससे हमें लंबा समय मिलेगा, ज़्यादा मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी और क्योंकि इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार होंगे तो इसकी सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।